Hello students, how are you? Hope all of you are fit and fine at your home. In our last topic we will discuss about crystal field theory. In today's topic we will discuss about crystal field theory's limitation and stability of organometallic compounds या coordination compounds बेटा इनकी stability, organometallic compounds की stability और metal carbonyls की stability के बारे में पढ़ेंगे. तो let's start our topic limitations of crystal field theory. तो जो बेटा हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी थी CFT, इसके पोस्टुलेट्स, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, लीजेंड्स. पहले तो इसके बारे में बताते हैं कि ये इस जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसके फ़ायदे क्या क्या रहे, क्यों इसका जो पॉइंट्स जो आए थे बेनिफिशियल वो क्या क्या थे बेटा. तो सबसे पहले एक कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. इनको एक्सप्लेन करने में बेटा सक्सेसफुल रही. कलर के बारे में बताया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनको एक्सप्लेन करने में ये सक्सेसफुल रही. लेकिन लिमिटेशंस क्या क्या थी इसकी, कहाँ ये फेल हो गई बेटा. लिमिटेशंस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, आपको जैसे नाम से ही है स्प्लिटिंग. लिमिटेशंस बेटा स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ हम अज्यूम कर रहे थे बेटा कि एनाइनिक लीजेंड्स हैं, हमारे लीजेंड्स कैसे हैं, एनाइनिक, और पॉइंट चार्ज है बेटा, पॉइंट नेगेटिव चार्ज. ये हमने अज्यूम किया था. इसकी जब हम पोस्टुलेट्स के बारे में बात कर रहे थे तो ये जो लीजेंड्स को कैसा अज्यूम कर रहा था बेटा, पॉइंट नेगेटिव चार्ज के जैसा ही अज्यूम किया हुआ था इसने. इसका मतलब जो हमारे एनायनिक लीजेंड्स हैं वो स्प्लिटिंग ज़्यादा करेंगे. पॉइंट नेगेटिव चार्ज क्या अज्यूम कर रखा है बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में. ये क्या कह रहा है कि स्प्लिटिंग होती है लीजेंड्स की वजह से. जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी कुछ जो ऑर्बिटल हैं वो लोअर एनर्जी के हो जाते हैं, कुछ हायर एनर्जी के हो जाते हैं. जैसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में था कि अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे थे, तो जो एक्सिस के ऊपर लीजेंड जो हमारे ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी क्या होगी बेटा, हाई हो जाएगी, और जो इन बिटवीन द एक्सिस थे उनकी एनर्जी लो हो जाएगी. तो जो लीजेंड्स हैं वो पॉइंट नेगेटिव चार्ज, इसमें जो थ्योरी है हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें कहा गया है कि पॉइंट नेगेटिव चार्ज के रूप में अज्यूम किए हैं. तो जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं उनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जानी चाहिए थी. लेकिन जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी बेटा, उसमें क्या था, जो नेगेटिव चार्ज वाले थे, नेगेटिव चार्ज वाले जो हमारे लीजेंड्स थे वो सीरीज़ के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थे. अगर वो स्प्लिटिंग ज़्यादा करते हैं तो उसको राइट हैंड साइड में होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने चाहिए थे, लेकिन वो क्या थे, लेफ्ट हैंड साइड में थे, जो इसकी एक लिमिटेशन थी बेटा. दूसरी लिमिटेशन क्या थी, पहला तो इसने जो पॉइंट नेगेटिव चार्ज अज्यूम किया लीजेंड्स को, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में राइट हैंड साइड में नहीं रखे, लेफ्ट हैंड साइड में थे. दूसरा बेटा जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसको एक्सप्लेन नहीं किया कहीं पर भी. स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में. इन चीज़ों को आगे डिस्कस करने के लिए हमारे पास दो थ्योरी और है, लीजेंड फील्ड थ्योरी एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. लेकिन ये दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं बेटा, बियॉन्ड +2 क्लास स्कोप हैं. इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस हो चुके हैं बेटा हमारी. इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो बेटा जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो एंटिटी बंद रहती है, हमें पता है वो पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व नहीं होती, वो आयंस में नहीं टूटती. लेकिन क्या है, वो थोड़ी बहुत मात्रा में अगर हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं तो जो एंटिटी इसके अंदर बंद है वो थोड़ी बहुत मात्रा में आयंस में टूट जाती है बेटा. मान लिया हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कॉपर NH3 4 2 पॉजिटिव
अगर हम इसको डिजोल्व करने की कोशिश करें तो ये बहुत कम क्वांटिटी में क्या होगा, डिजोल्व होगा, नेग्लिजिबल क्वांटिटी में, लेकिन थोड़ी बहुत क्वांटिटी जो डिजोल्व हुई है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी इस कॉम्प्लेक्स के साथ कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 4 अमोनिया। बिल्कुल ना के बराबर ये टूटेगा, लेकिन ये किस में रहेगा बेटा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा और 4 अमोनिया। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KI ये लगाते हैं तो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट हमारा आता है कॉपर NH3, नीचे हमारा कॉम्प्लेक्स बेटा कॉपर NH3 4, ये KI इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इंस्टेबिलिटी, क्योंकि बेटा अगर ये स्टेबल होता तो टूटता नहीं। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट है KI, कॉपर 2 पॉजिटिव, NH3 4, कॉपर अमोनिया 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये था हमारा इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब हम अज्यूम करते हैं इसी रिएक्शन को कि ये सिंथेसाइज हो रहा है बेटा, कॉपर और अमोनिया मिलके कॉपर अमोनिया का जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसको बना रहे हैं कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 4 अमोनिया, ये मिलके बना रहे हैं बेटा कॉपर NH3 2 पॉजिटिव। अब हमारा जो K फॉर्मेशन KF इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन है बेटा कॉपर NH3 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो जो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट है बेटा, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट के इनवर्स है, देख सकते हैं आप। तो आप इसको लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम बीटा से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होगा बेटा, इनवर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये फॉर्मूला रहेगा हमारा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसके बराबर होगा, इनवर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये हमारा है इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी जब अगर हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो ब्रेक डाउन होता है तो इस तरीके से होगा, ये फॉर्मेशन होती है तो इस तरीके से होगा। तो हमारा जो भी है ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये किसके बराबर होगा बेटा, इनवर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब हम ज़्यादातर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है बेटा, जो H2O मोलिक्यूल है हमारा वो हटता है और उसकी जगह पे क्या होता है, दूसरा लीजेंट्स आके अटैच हो जाता है। मान लिया हमारे पास था कोई कॉम्प्लेक्स COH2O6 3 पॉजिटिव या बेटा कॉपर H2O4 2 पॉजिटिव। तो ज़्यादातर में क्या होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है हमारा वो डिस्प्लेस होता है और उसकी जगह को कौन ले लेता है बेटा, दूसरा जो लीजेंट्स है हमारे पास वो उसकी जगह ले लेता है। तो इसमें क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, एक H2O का मॉलिक्यूल हटेगा, इसकी जगह पे दूसरा जो क्या होगा, कोई भी लीजेंट्स जो जोड़ना चाह रहे हैं वो जुड़ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास शुरुआत में जो बनेगा इसमें क्या बनेगा बेटा, COH2O5, एक लीजेंड हमारे पास आगे जुड़ चुका है, प्लस H2O जो है वो बाहर चला जाएगा बेटा। इसी तरीके से, क्योंकि ये पहला स्टेप था हमारा, ये K1 से हम डिनोट करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा, एक H2O का मॉलिक्यूल और हट जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, H2O4 L2 2H2O के मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे, वो आएगा हमारे पास K2। इसी तरीके से सारे के सारे जब तक H2O के मॉलिक्यूल नहीं हट जाते और सारे लीजेंड्स नहीं जुड़ जाते हमारे पास, वो जो रिएक्शन चलती रहेगी। इस तरीके से जो रिएक्शन होगी उसमें बेटा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा हमारे पास, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट वो होता है हमारे पास बीटा बेटा, बीटा इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। हम इसका वैल्यू लेते हैं log बीटा इज इक्वल टू log K1, आप कॉमन ले लें, log K1 इंटू log K2 इंटू log K3 इंटू log K4। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी हमारे पास log बीटा इज इक्वल टू, ये जो सारी वैल्यूज हैं ये जुड़ जाएंगी और हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। मान लिया हमारे पास ये वैल्यू थी, log K1 की वैल्यू 4.0 है, log K2 की वैल्यू 3.0, log K3 की 2.0 और log K1 की वैल्यू है 1.0। तो आप सभी वैल्यूज़ को जोड़ दें, 4.0 3.0 प्लस 2.0 प्लस 1.0 4 3 2 1। log ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आई बेटा हमारे पास 10। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू आएगी उतना ही स्टेबल हमारा कंपाउंड रहेगा। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, अगर आपको कंपैरिजन के लिए दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे दिए जाएं तो आपको दोनों की
लोग बीटा या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू देखनी है, जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा है वही कंपाउंड हमारा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो मल्टीप्लाई में होते हैं लोग में, वो क्या हो जाते हैं बेटा, ऐड हो जाते हैं उनकी वैल्यूज़। तो इस तरीके से हमारे पास ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जिस भी कंपाउंड की ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा बेटा। इसके बाद कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स है बेटा जिनके ऊपर जो स्टेबिलिटी है हमारी वो डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। तो बेटा जितना ज़्यादा चार्ज होगा सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर उतना ही हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या, अगर +3 और +2 इन दोनों चार्ज वाले अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं और उनकी स्टेबिलिटी पूछी जाए आप लोगों से, तो आप बताएंगे कि +3 वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय किसके, +2 वाले के, क्योंकि +3 चार्ज ज़्यादा है। हमने ऊपर लिखा भी है कि फैक्टर्स में चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही हमारा ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड। अब +2 वालों में, अगर +2 वालों में दे रखे हैं तो मैग्नीज सबसे कम स्टेबल होगा बेटा। इसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये इरविन सीरीज है हमारी। 4 +2 चार्ज। इन सब के ऊपर अगर +2 चार्ज है तो किस मेटल, सेंट्रल मेटल एटम का जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो बेटा अगर +2 चार्ज वाले आ जाएं आपके पास तो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक ये सीरीज रहेगी हमारी, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल जिंक का कंपाउंड होगा, उससे कम कॉपर का, उससे कम निकल का, उससे कम कोबाल्ट का। +2 चार्ज की बात हो रही है बेटा, अगर इनमें +2 चार्ज में कंपैरिजन आ जाए। नहीं तो जो +3 चार्ज है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर वो ज़्यादा स्टेबल है बजाय किसके, +2 चार्ज के। जितना ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा हमारा। उसके बाद हेसे प्रिंसिपल। ये बेटा सॉफ्ट और हार्ड इंटरेक्शंस। ऐसे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, सॉफ्ट एंड हार्ड सॉफ्ट एंड हार्ड इंटरेक्शंस आर मोर स्टेबल। सॉफ्ट एंड हार्ड। अब ये सॉफ्ट एंड हार्ड क्या है बेटा, सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन जो है, सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शंस वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। अब ये है क्या, सॉफ्ट एंड हार्ड इंटरेक्शंस। सॉफ्ट बेटा देखो, जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जुड़ता है, ठीक है ना, तभी हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने उनको क्या माना था कि प्योरली आयनिक बॉन्ड्स होंगे बेटा। ये भी एक लिमिटेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, क्योंकि उसने क्या बताया कि जो सारे के सारे बॉन्ड्स हैं वो प्योरली आयनिक होंगे। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में या कोवलेंट करेक्टर्स के बारे में कहीं भी उसने जिक्र नहीं किया। तो ऐसे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉफ्ट, यानी जो हमारे लीजेंड्स हैं बेटा नेगेटिव चार्ज वाले, अगर उनका साइज बड़ा है तो वो क्या करेंगे, जो साइज बड़ा है हमारा सेंट्रल मेटल एटम का उसी के साथ ज्वाइन होंगे। तो बड़े लीजेंड्स, बड़े हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके साथ अटैच होंगे। छोटे लीजेंड्स जो हमारे छोटे हैं, हमारे जो साइज में हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके साथ में अटैच होना पसंद करते हैं बेटा। छोटा लीजेंड और बड़ा हमारा सेंट्रल मेटल एटम कभी ज्वाइन नहीं करेगा, अगर करेगा तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स हमारा अनस्टेबल होगा, ठीक है। ऐसे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, स्मॉलर साइज के जो लीजेंड्स हैं वो स्मॉलर साइज के ही हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके साथ अटैच होना पसंद करते हैं। बिग साइज के जो हमारे लीजेंड्स हैं वो बिग साइज के ही हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके साथ में अटैच होना पसंद करते हैं। ये ऐसे प्रिंसिपल है बेटा। छोटे साइज का लीजेंड बड़े साइज के सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होना पसंद नहीं करता। अगर इंटरेक्शंस होती हैं तो भी क्या बनेगा, हमारा इनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। इसके बाद बेटा चिलेशन इफेक्ट। चिलेशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो बाइडेंटेट हैं, जो लीजेंड्स बाइडेंटेट हैं, ट्राइडेंटेट हैं
टेट्रा हेक्साडेंटेट हैं। वो क्या करते हैं बेटा, मान लिया हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है CONH3 3 पॉजिटिव। अब इसमें हमने लीजेंड्स की संख्या देखी कितनी है बेटा, 6 हैं, यानी टोटल जो लीजेंड्स सेंट्रल मेटल के अराउंड हैं वो कितने हैं, 6 हैं। अगर हम बाइडेंटेड लीजेंड्स लगाएंगे तो कितने लगाने पड़ेंगे बेटा, मान लिया इथाइलिन डायमीन लगाएं तो हमें 3 लगाने पड़ेंगे। अगर हम हेक्साडेंटेड EDTA लगा दें तो कितने लगाने पड़ेंगे बेटा, 1 लगाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर जो लीजेंड्स हैं वो 6 हैं। अगर हम इथाइलिन डायमीन से इसको रिप्लेस कर देते हैं जो बाइडेंटेड लीजेंड है तो कितने रह जाएंगे बेटा, 3। अगर हम इसे हेक्साडेंटेड लीजेंड से अटैच कर देते हैं तो क्या रह जाएगा बेटा, 1। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम के बाहर अगर कोई चीज़ है उसके सराउंड में आप 6 चीज़ें ऐसी लगा दें जिनके ऊपर सेम चार्ज है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो जो लीजेंड्स हैं हमारे अगर 6 एक जगह पे हैं, मान लिया कोई हमारे पास गाड़ी है उसके अंदर एक ही सीट, हम 6 एक आदमी वहाँ बैठाना चाहें तो क्या होगा बेटा, उनमें रिपल्सन होगा। इसके बजाय क्या करें, हम जो 6 की पूर्ति कर सकता है उस एक को ही बैठा दें तो क्या रहेगा, अगर CO के साथ EDTA जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर रिपल्सन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो क्या होगा बेटा, चिलेशन इफेक्ट का मतलब क्या है, जो हायर डेंसिटी के हमारे लीजेंड्स हैं वो क्या करें, लोअर डेंसिटी वालों को रिप्लेस कर दें तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, रिंग साइज, रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं, रिंग फॉर्मेशन करते हैं जो हमारे लीजेंड्स हैं वो। तो 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग अराउंड सेंट्रल मेटल एटम आर मोर स्टेबल होंगे बेटा। और 7 मेंबर रिंग जो है वो हमारी लेस स्टेबल होगी, रिंग लेस स्टेबल रहेगी बेटा। ये हमारा था स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बाद बेटा आगे है हम मेटल कार्बोनिल्स के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले मेटल कार्बोनिल से पहले हमारा अगला टॉपिक रहेगा बेटा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो होते हैं बेटा जिसमें मेटल और कार्बन के साथ में बॉन्ड अटैच होता है। मेटल और कार्बन का जहाँ पर डायरेक्ट बॉन्ड होता है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड रहेगा, ठीक है बेटा, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होंगे हमारे। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में देखो बेटा लिमिटेशंस हैं इस डेफिनेशन की कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड, क्योंकि MCO मेटल कार्बोनिल ये अलग कंपाउंड्स हो जाते हैं तो ये लिमिटेशन में रहेंगे। मेटल और कार्बन के साथ में बॉन्ड हो क्या होंगे हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब 2 तरीके के बॉन्ड बन सकते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड और दूसरे बन सकते हैं बेटा पाई बॉन्ड्स। मेटल कार्बोनिल्स में 2 तरीके के बॉन्ड होंगे हमारे, सिग्मा बॉन्ड और दूसरे होंगे बेटा पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल लेते हैं सिग्मा बॉन्ड वालों का, तो आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा RMgX रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा, रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर R जो है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा और Mg ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो गया है, X के साथ में हेलोजेंस। तो RMgX कोई भी एग्जांपल CH3 MgCl ये रिग्नार्ड रिएजेंट का एग्जांपल रहेगा। CH3 कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है मैग्नीशियम के, और Cl ये सिग्मा बॉन्डेड है बेटा। पाई बॉन्ड का एग्जांपल और देते हैं जीसस साल्ट, इसको और बना लेते हैं बेटा। ये पाई बॉन्ड का एग्जांपल रहेगा। सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम क्लोरीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर प्लेटिनम और कार्बन जो हमारा जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसके बीच में क्या है बेटा बॉन्डिंग है। तो ये किसका एग्जांपल रहेगा, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं पाई बॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बेटा। सैंडविच कंपाउंड्स जिनको बोलते हैं हम, सैंडविच कंपाउंड्स। तो आप एक रिंग बनाए 6 मेंबर, क्रोमियम, एक और रिंग बनाए बेटा 6 मेंबर नीचे,
ये हमारा सैंडविच कंपाउंड है, क्योंकि दो 6 मेंबर रिंग है और बीच में क्रोमियम क्या है, जैसे सैंडविच में होता है बेटा, दो ऊपर नीचे ब्रेड होते हैं, बीच में पनीर का पीस लगा देते हैं, उसी तरीके से क्या है, दो हमारे पास 6 मेंबर रिंग है और क्रोमियम क्या है इनके बीच में है। और एक एग्जाम्पल और है सैंडविच कंपाउंड का बेटा हमारे पास, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है फेरोसिन। इसमें क्या होगा, क्रोमियम रिप्लेस हो जाएगा किससे, आयरन से बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स, हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ लिए हैं, अब है मेटल कार्बोनिल्स, यानी मेटल जहाँ पर जो बेटा CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एज एलिजेंट्स काम करे, वो जो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें जो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एज एलिजेंट काम करे, वो क्या रहेंगे हमारे मेटल कार्बोनिल्स। एग्जांपल NiCO4, FeCO5, क्रोमियम CO6, कोबाल्ट 2 CO8, Mn2 CO10। ये कुछ एक एग्जांपल्स है बेटा जहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है एज एलिजेंट काम कर रहा है, मेटल कार्बोनिल्स के एग्जांपल है निकल CO4, FeCO5। ये दोनों एग्जांपल मैं पहले भी करवा चुका हूँ आप लोगों को, दोनों की हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली थी और शेप पता की थी। अब जो मेन हमारा इंपॉर्टेंस है इस मेटल कार्बोनिल को पढ़ने का वो क्या है बेटा, बॉन्डिंग बिटवीन मेटल कार्बोनिल्स। बॉन्डिंग कैसी होगी, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो मेटल है बेटा वो क्या करता है, कार्बोनिल यानी जो CO एलिजेंट्स हमारा उससे क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है हमारा, और जो CO है इसके बीच में क्या रहेगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं बेटा एक बार, ताकि जो बॉन्डिंग है हमें वो समझ में आ जाए। मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे आप तो इस तरफ आप लिखोगे C, ये O, तो 1s कंबाइन करके क्या करेंगे बेटा, एक तो हमारा बनाएंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल रहेगा BMO, और ये क्या रहेगा बेटा हमारा ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक लोअर एनर्जी का होता है और एक हायर एनर्जी का होता है, तो 1s ऑक्सीजन का और 1s कार्बन का। इसके बाद 2s और 2s कंबाइन करके भी क्या करेंगे बेटा, एक एक बनाएंगे ऑर्बिटल। ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार, ये सिग्मा 2s, ये 1s है बेटा। एक और हमारा क्या होगा हायर एनर्जी का, सिग्मा 2s स्टार। इसके बाद 2p और 2p कंबाइन होके क्या करेंगे बेटा, हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं इस तरीके से px, py, pz, px स्टार में बेटा ये py और pz। ठीक है बेटा, ये हमारे पास पाई बनेंगे px, py और ये सिग्मा जो हमारी बॉन्डिंग होगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गिनते हैं बेटा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बेटा 8। तो फिलिंग करें आप, 4 इलेक्ट्रॉन 8, टोटल कितने हो गए बेटा 14 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 8 भरे जा चुके हैं। ये 14 के 14 फिलिंग हो गई हमारी। इसके बाद जो हमारे एंटी बॉन्डिंग के जो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली पड़े बेटा, एंटी बॉन्डिंग इस तरफ लिख देते हैं, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये खाली पड़े, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जैसे मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग होगी, जैसे ही मेटल के पास अप्रोच करेगा जो CO है हमारा ये बॉन्ड बनाने के लिए, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होगा बेटा, डोनेट करेगा यहाँ पर मेटल के साथ में, जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा बेटा। कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब जो मेटल के ऑर्बिटल पहले भरे हुए हैं वो, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो यहाँ से क्या करेगा मेटल, बैक डोनेट करेगा CO को बेटा। ये क्या करेगा, बैक डोनेट करेगा। वो कहाँ एकोमोडेट हो जाएंगे, आगे जो हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए हैं इनके अंदर क्या होंगे बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो जो ये बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारा बेटा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2।
तो अब इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे एंटी बॉन्डिंग में बढ़ रहे हैं बेटा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। ये जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर बेटा ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो ये वाला बॉन्ड है ये वीक हो रहा है, ठीक है ना। क्यों, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा यहाँ बढ़ेगी वो वापस क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की कोशिश करेगा, मेटल वापस CO को देने की कोशिश करेगा। इस तरीके से चलता रहेगा बेटा। जो ये क्या कर रहा है, ये जो बॉन्ड है ये वीक हो रहा है बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर शो करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास ज़्यादा हो जाएगी, ये क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की कोशिश करेगा। तो जो ये सिंगल बॉन्ड है बेटा ये डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा। तो जो इसके एक्सपेंस पे क्या हो रहा है बेटा, ये बॉन्ड मजबूत हो रहा है हमारा। वैसे तो ये वीक बॉन्ड था शुरुआत में, लेकिन इस बॉन्ड के एक्सपेंस पे ये हमारा जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसको बोलते हैं बेटा सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट। यानी एक बॉन्ड खुद ही कुर्बानी देके बेटा क्या कर रहा है, दूसरे बॉन्ड को मजबूत कर रहा है। तो ओवरऑल आखिरी में हमारे पास क्या रहेगा, मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन के बीच में ये भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, और जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है ये भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा बेटा। अब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं बेटा, ये जो CO जो लीजेंड है हमारा एक वीक लीजेंड है, यानी वीक डोनर है, वीक डोनर है। इसलिए जो शुरुआत में इसने बॉन्ड बनाया था बेटा वो क्या था, कमजोर था। लेकिन क्या बेटा ये पाई एक्सेप्टर है, यानी अगर इसको इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए जाते हैं तो क्या करता है बेटा, ये एक्सेप्ट कर लेता है। किसको क्या बोलेंगे, पाई एक्सेप्टर लीजेंड्स है ये। तो कुछ एक एग्जांपल है जैसे CO और NO2, ये क्या बेटा, पाई एक्सेप्टर लीजेंड्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है बेटा, लेविस एसिड। तो ये लेविस एसिड्स भी हैं, पाई एक्सेप्टर लीजेंड्स हैं। तो क्या करेंगे, ड्यू टू देयर पाई एक्सेप्टर एबिलिटी मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा बेटा, वीक हो जाता बॉन्ड। हम इससे जो हमारी फ्रीक्वेंसीज निकालने की टेक्निक है उससे हम दोनों बॉन्ड्स की जो फ्रीक्वेंसीज है वो निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो हमें बताते हैं बेटा कि यहाँ पर बॉन्ड ट्रिपल है, डबल है, यहाँ पर सिंगल है, डबल है। तो दोनों डबल बॉन्ड के कैरेक्टर शो करते हैं। इस तरीके से हमारी जो मेटल और कार्बोनिल की बॉन्डिंग हो जाती है बेटा। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। ये सब कुछ था बेटा आपके चैप्टर में। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर में बेटा वो है एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो आपको बीच बीच में बताते रहे हम कि और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी। बीच बीच में बेटा ये हम आप लोगों को बताते भी रहे हैं। इसके बाद ये जो एप्लीकेशंस हैं ये आपको खुद से स्टडी कर लेनी है। इसी के साथ जो हमारी यूनिट है बेटा ये पूरी हो जाती है। अगर इस यूनिट में आपको कोई डाउट है पूरी यूनिट में तो आप मुझे जूम क्लास पे या व्हाट्सएप पे मेरे पास भेज सकते हैं बेटा, मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा। इस पूरी यूनिट को आपको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, जितने एग्जाम्पल्स हैं वो करने हैं ताकि हम इसका टेस्ट ले सकें। थैंक यू बेटा।